जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। प्रश्न क्या है कि वायु दाब नापने वाले यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारे पास बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बैरोमीटर हम वायु दाब नापते हैं। अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर से हम बुखार उखार जैसे डॉक्टर सही का तापमान नापते हैं, जिसको थर्मामीटर से नापा जाता है। अगर सिस्मोग्राफ की बात करें तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता को नापते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि बीटी कपास क्या है। ऑप्शन से हमारे पास एक संकर पौधा है, बी ऑप्शन एक ट्रांसजेनिक पौधा है, सी ऑप्शन एक प्राकृतिक पौधा है और डी ऑप्शन से एक औषधीय पौधा है। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा, ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधे में बेसिलियस थ्यूरिजिनिस जीवाणु भी उपस्थित होते हैं, जिस कारण यह स्वतः अपने हानिकारक कीटों से सुरक्षा कर लेता है। तो बीटी के पास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे के निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है। ऑप्शन से हमारे पास उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी टुंड्रा, सी सवाना और डी मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सर्वाधिक उत्पादित परिस्थिति वाला तंत्र जो है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक उत्पादक परिस्थिति तंत्र है। यह वन क्षेत्र भूमध्य रेखा के दक्षिणी या उत्तर में लगभग 28 अंश के भीतर होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। ऑप्शन से पहला कैल्शियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन से कैल्शियम कार्बाइड और डी ऑप्शन से कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या था, CaCO2 जो होता है, यह रसायन, इस रसायन का प्रयोग हम आम या अन्य फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड CaCO2। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। ऑप्शन से पहला एड्स, बी टाइफाइड, सी एमीनिया और डी टिटनेस। तो टाइफाइड नाम की जो बीमारी होती है वो दूषित जल, गंदा जल पीने से फैलती है। टाइफाइड जैसे कि जैसे आंत में जो बुखार हो जाना या सल्मोनेल टाइफाइड जीवाणु से होते हैं। यह जीवाणु केवल मानव मात्रा में पाए जाते हैं। यह दूषित पानी या भोजन जल ग्रहण करने से फैलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 ही होगा, टाइफाइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CaCO2, बी ऑप्शन से N2O, सी है CO और डी है CS4। तो जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। ऑप्शन से पहला बांस, बी ऑप्शन से केला, सी गन्ना और डी सरसों। तो जो सरसों है एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। द्विबीजपत्री में पौधे होते हैं जिनके बीच में दो पत्र या दल होते हैं, जैसे सरसों हो गया, चना हो गया, दालें हो गई इत्यादि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, सरसों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन से कि जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी कैम्बियम के द्वारा और डी प्लेडियस के द्वारा। तो जो पौधे में जल का अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, जाइलम। तो जाइलम पौधे में पाए जाने वाला वह एक संभव उत्तक होता है जो जाइलम पादप की जड़ों से ऊपर पत्तियों की ओर पानी और खनिजों का प्रवाह करने का कार्य करता है। तो पौधे में जल का अधिग्रहण कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जाइलम। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। जैसे पहला ऑप्शन से ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अर्थवेद। तो जो ऋग्वेद है वे प्रथम साहित्य स्रोत है। ऑप्शन से हमारा ए सी हो जाएगा, ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्ति हैं जिसमें देवताओं की सूक्ति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यही वेद हैं और संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप या मान्यता आज तक समाज में बनी नहीं है। तो और जो अगर सामवेद की बात करें तो इसमें उपासना
में गाने के लिए संगीतमय यंत्र हैं। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कार्य, क्रिया व यज्ञ समर्पण की प्रक्रिया का गद्यांश मंत्र है। और अर्थवेद की बात करें तो इसके अंतर्गत गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए कविताई मंत्र हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन से हमारे पास ओजोन एवं ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, और ऑप्शन डी है आर्गन एवं ओजोन। तो प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैसों का विस्तार है 99% भाग पर। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% होते हैं। तो इस प्रतिशत भाग के अन्य गैस जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियान, जेनान इत्यादि उपस्थित भी रहते हैं, लेकिन 99% भाग पर जो है उसमें ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। आगे बढ़ते पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण के मूल उद्देश्य क्या है? शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से पहला बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी ऑप्शन से छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन सी है समाजीकरण को बढ़ावा देना, और ऑप्शन डी है टीम भावना बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। पर्यावरणीय अध्ययन के शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है कि छात्रों के प्राकृतिक पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। आगे बढ़ते हैं कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है, इसको कैसे पहचानें? ऑप्शन से हमारे पास उसमें अधिक जल होना, आप दूसरा ऑप्शन है कि पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, ऑप्शन सी है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, और ऑप्शन डी है मिट्टी कठोर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हम देखें तो सी सही होगा कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगा। जैसे कार्यकीय रूप में शुष्क मिट्टी के लवणों की सांद्रता अधिक होती है। शुष्क क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण लवणों का निक्षालय अधिक गहराई से नहीं हो पाता है। वाष्पीकरण द्वारा मृदा सतह पर लवण संचालन में वृद्धि होती रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हम सी सही होगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन से हमारे पास शिक्षार्थी ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, बी ऑप्शन शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता है, और ऑप्शन डी परीक्षा प्रणाली का महत्व देने हेतु। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है वो किसी विद्यार्थी या विद्यालय उपस्थिति के दौरान उससे संबंधित प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, जिसके निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थी में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता। ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन से है कि बीज प्रकीर्णन द्वारा, बी ऑप्शन से पर परागण द्वारा, सी ऑप्शन चुनकर चरना, और डी ऑप्शन रोग फैलाकर। तो जो घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि वे अपनी मनपसंद कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पति धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, चुनकर चरना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पहला पोटेशियम एवं विटामिन के, दूसरा कैल्शियम एवं विटामिन ई, ऑप्शन सी कैल्शियम और विटामिन सी, और डी ऑप्शन कैल्शियम और विटामिन डी। तो कैल्शियम और विटामिन डी स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक हैं। विटामिन डी शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाले रखने का मदद करता है, साथ ही शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण भी करता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में हिमालय की ऊंची चोटी का नाम, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन से पहला माउंटेन केटू, बी ऑप्शन माउंटेन एवरेस्ट,
सी ऑप्शन है माउंटेन कंचनजंगा और डी ऑप्शन है माउंटेन धौलागिरी। तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो है माउंट केटू। ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा माउंट केटू। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन से विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, बी ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पे, ऑप्शन सी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे और डी ऑप्शन है शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। तो जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि होती है वो शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा शिक्षण विधि के सिद्धांत पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है। पहला समताप मंडल, बी ओजोन मंडल, सी आयन मंडल और डी क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है, जो पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, उसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। ऑप्शन से पहला स्कर्वी, बी ऑप्शन बेरी, सी रतौंधी और डी थकान। तो जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है वो है स्कर्वी। बेरी तो विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग हमें होता है। आगे की भारत के प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। भारत के प्रथम आईपीएस अफसर कौन है। पहला प्रतिभा पटेल, बी सी है किरण बेदी और डी है हंसी मेहता। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। इनका जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में हुआ था और सन 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली वे प्रथम महिला अधिकारी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गैंडा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन से पहला मानस में, बी ऑप्शन से काजीरंगा उद्यान में, सी गिरी जंगल में और सी कान्हा किसली में। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में है, एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जिसमें एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन से बेसाल्ट, बी ऑप्शन चूना पत्थर, सी स्लेट और डी ग्रेफाइट। तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। क्या था कि ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन हमारा ए सी हो जाएगा बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस तरह से ओजोन परत पाई जाती है। पृथ्वी के वातावरण किस तरह से ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। किस सतह पे ओजोन परत पाई जाती है। तो कह रहा पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है। तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है। पहला गुरु तेज बहादुर, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु नानक देव। तो जो सिख धर्म के संस्थापक थे वे हैं गुरु नानक देव। इनका जन्म हुआ था 1469 में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सी हो जाएगा गुरु नानक देव। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है। ऑप्शन से पहला फिजियोग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी कार्डियोग्राफ और डी बैरोग्राफ। तो जो सिस्मोग्राफ होता है उससे हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगर हम कार्डियोग्राफ की बात करें तो इससे हम हृदय की गति को नापते हैं। अब बैरोमीटर से हम नापते हैं वायुमंडल के दाब को नापते हैं बैरोमीटर से, कार्डियोग्राफ से हृदय की गति को और सिस्मोग्राफ से हम नापते हैं भूकंप की तीव्रता को। तो ऑप्शन से हमारा बी सही हो जाएगा सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। ऑप्शन से पहला 21 मार्च को होता है, बी 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है,
सी 23 सितंबर को होता है और डी 22 सितंबर को होता है। तो जो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। अगला कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय और डी मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इनकी प्रसिद्ध वाक्य है वेदों की ओर लौटो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन से राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश। तो बिहू जो भारत के असम राज्य का लोक नृत्य और त्यौहार दोनों है, दोनों से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा, असम। अगला लास्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम क्या कहते हैं? पहला खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला अभिक्रिया, सी खाद्य जाल और डी बायोमास का पिरामिड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य जाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धन्यवाद।